Hey hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to revise this entire chapter of Startup Finance. This is the last chapter in your entire syllabus and I'm pretty sure that you'll be happy that we have reached here. So इसके पहले जो आपने वीडियोस देखे उसमें हमने डिटेल में देखा कि इस चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है और किस तरह से सिर्फ 13 से 15 पन्नों के अंदर में आप 4 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर पे 4 मार्क की एक थ्योरी आना कंफर्म है। सो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम अभी आने वाले 15 से 20 मिनट में कवर अप करेंगे। सो आइए सर रिवाइज करते हैं पूरा चैप्टर। सबसे पहले आपने देखा था कि स्टार्टअप फाइनेंस का मतलब क्या होता है, उसके बाद में आपने देखा कि सोर्सेस ऑफ फंडिंग क्या है, कहाँ से ये पैसा लाया जाएगा, ठीक है, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर पिच प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, बुट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर्स का मतलब क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से डेफिनेशन क्या है, मतलब कब एक एक पर्टिकुलर वेंचर स्टार्टअप कहा जाता है। उसके बाद में बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया। तो सर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया, ये आपका बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस मतलब जो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल निकाला है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मटेरियल फर्स्ट। मैं आपको चार्ट साथ साथ में रिवाइज कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको मटेरियल से गो थ्रू करवाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन था सर हमारा, स्टार्टअप फाइनेंस का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इतना समझ लो, स्टार्टअप फाइनेंस का मतलब कि आप इनिशियली पैसा जो डालते हो ना किसी भी वेंचर में, दैट इज इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टार्टअप फाइनेंस। हम स्टार्टअप की डेफिनेशन नहीं देख रहे, वो आखिरी में देखेंगे। हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं कि किसी भी स्टार्टअप में जो फाइनेंसिंग करानी होती है उसके लिए। उसके बाद में जनरली जब आप स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत रिस्की होता है, स्टार्टअप जो है उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो बैंक्स आपको लोन नहीं देती। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर मेरे पास आइडिया तो है लेकिन मेरा पास्ट रिकॉर्ड दिखाने के लिए कुछ नहीं है, और बैंक्स को इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, इसीलिए बैंक्स आर जनरली नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड लोन टू अस। इसके बाद में सर अगर बैंक पैसा हमको नहीं देती, अगर बैंक हमारे स्टार्टअप में पैसा डालने के लिए मना करती है, तो फिर हमारे पास में क्या ऑप्शन बच जाते हैं। शुरुआत करने के लिए हम हमारा पैसा लगा सकते हैं, हम हमारे दोस्तों से पैसा ले सकते हैं, हम हमारे पेरेंट्स से पैसा ले सकते हैं, और दूसरे एक्सटर्नल जो सोर्सेस हैं वो भी अवेलेबल है, जैसे कि वेंचर कैपिटल, जो हम आगे देखेंगे। सो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन बच जाते हैं कि हम कुछ असेट्स बेच दें, बोरो कर ले किसी के घर के अगेंस्ट में, हमारा घर गिरवी रख के किसी से हम पैसा मांग ले, हमारे फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, इन सब से आप पैसा लेके स्टार्टअप में पैसा डाल सकते हो। सो जो समरी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टअप फाइनेंसिंग में हमने देखा इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी, स्टार्टिंग में जो पैसा डालते हैं, बैंक्स आर नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद हम अगर बैंक से इंटरेस्टेड नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, हम हमारी सेविंग्स यूज़ करेंगे, असेट्स को बेचेंगे, गिरवी रखेंगे घर को, हम हमारे फैमिली से या फ्रेंड से पैसा लेंगे। उसके बाद में आता है कि जो कोई भी स्टार्टअप होता है उसको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना ज़रूरी है और स्पीड अप करना ज़रूरी है आपके इनिशियल ऑपरेशंस को। एकदम बहुत धीरे 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 आप चलोगे ना तो बहुत देर हो जाएगी और शायद आगे जाके आपको अपना स्टार्टअप बंद करना पड़े। आए गए दिन आप न्यूज़पेपर में ये चीज़ पढ़ते रहते हो कि ये शट डाउन हो गया, इसने बंद कर दिया अपने ऑपरेशन एंड सो ऑन। उसके बाद में बूटस्ट्रैपिंग नाम की एक चीज़ होती है। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है पता है, क्योंकि हमको बैंक से पैसा नहीं मिलता, थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है, बैंक से पैसा नहीं मिलता तो जनरली हम क्या करते हैं, हम हमारे इंटरनल सोर्सेस से खुद अपना पैसा डालते हैं अपनी ही कंपनी में। जैसे मान लो मैंने इस साल 1 करोड़ रुपए कमाया अपनी कंपनी को चला के, तो अगले साल मैं यही 1 करोड़ रुपए अपनी ही कंपनी में डालूंगा एक्सपांशन के लिए। सो मैं खुद का ही पैसा जब इस्तेमाल करता हूँ उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। इसके बारे में भी एक अलग से क्वेश्चन है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद में आपका बिजनेस प्लान स्ट्रांग होना चाहिए एंड लास्टली आपने एडवाइस लेनी चाहिए जो लोग एक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड में, जैसे कि आपके पापा हो गए, मैं एकदम बहुत ही क्लोज पर्सन बताता हूँ, आपके पापा हो गए, आपकी मम्मी हो गई, अगर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इनसे एडवाइस लो। इन लोगों ने दुनिया देखी है तो ये आपको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद अपने फ्रेंड्स या कोई अपने मेंटर होंगे या फिर बाद में जाके बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, इन लोगों से एडवाइस लेना ज़रूरी है। तो ये था सर मतलब आपका स्टार्टअप फाइनेंस का, ठीक है। अब यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। देखो
जो हमने डेफिनेशन देखी उसी में था ये, मीनिंग में इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी, बैंक्स आर नॉट इंटरेस्टेड। हम हमारी सेविंग्स यूज़ करेंगे, फैमिली फ्रेंड से लेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, स्पीड अप करेंगे इन्वेस्टमेंट, बूट स्ट्रैपिंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान होना ज़रूरी है, और वी शुड सीक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपीरियंस पीपल। दूसरा, देखो सर, बैंक ने तो मना कर दिया पैसा देने से, लोन देने से, तो क्वेश्चन ये उठता है कि आप अपने स्टार्टअप में पैसा लाओगे तो वो कहाँ से फंडिंग होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोर्सेस ऑफ फंडिंग। नाउ देर आर कपल ऑफ देर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फंडिंग जहाँ से आप पैसा ला सकते हो। मैं आपको अभी अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ फंडिंग इन अ स्टार्टअप, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोर्सेस ऑफ फंडिंग फॉर द स्टार्टअप। ऐसे 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, और कोई भी 5 से 6 सोर्सेस आपको लिखना वहाँ पे ज़रूरी है। सबसे पहले है पर्सनल फाइनेंसिंग। हमारी कुछ सेविंग्स होती है, आप अगर जॉब करके आ रहे हो तो वो पैसा जो बचा के रखा है वो आप लगा सकते हो। उसके बाद में आते हैं सर फैमिली और फ्रेंड्स। अगर आपके पास में पैसा नहीं है, जॉब नहीं किया था, अभी अभी सीए बना हूँ सर, कुछ पैसा नहीं है, स्टाइपेंड तो इतनी मिलती नहीं थी, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स है, पिताजी से मांगो, उन्होंने थप्पड़ मार के भगाया तो आप अपने दोस्तों से मांगो, उन्होंने गाली दे दी, तो अब बाकी के सोर्सेस आपके पास में आते हैं। एक और होता है माइक्रो लोन्स। माइक्रो लोन्स में छोटा छोटा लोन दिया जाता है दूसरों द्वारा, मतलब दूसरे लोग आपको लोन देते हैं, ठीक है। सो एक ग्रुप ऑफ पीपल आता है, वो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइड कराता है, दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो लोन। पर्सनल क्रेडिट लाइंस का मतलब क्या होता है? देखो, आपके पास में डेबिट कार्ड होगा, आपके पास में क्रेडिट कार्ड भी होगा। चलो, अगर आपके पास में नहीं होगा तो जब आप सीए बन जाओगे, आगे आओगे, तो बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करती है। अब क्रेडिट कार्ड बैंक जब आपको ऑफर करती है तो उसका मतलब क्या होता है? एक लिमिट देती है बैंक कि ये कार्ड से आप महीने भर में 20,000 की शॉपिंग कर सकते हैं, 50,000 की शॉपिंग कर सकते हैं, एक्सपेंसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ के 15 दिन के अंदर में नॉर्मली आपको वो पेमेंट करना होता है। सो बैंक आपको कुछ दिनों के लिए क्रेडिट अवेलेबल करवाती है, दैट इज़ इनडायरेक्ट फंडिंग इटसेल्फ। मैंने मेरे स्टार्टअप के लिए कोई कंप्यूटर खरीद के लेके आना है, उसकी कॉस्टिंग पड़ रही है 32,000 रुपये, मेरे पास में पैसा नहीं है, तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फंडिंग? पर्सनल क्रेडिट लाइन। वो जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके मैं जो पैसा कंप्यूटर लेके आऊँगा, महीना भर इस्तेमाल करके उससे मैं पैसा कमाऊँगा, और अगले महीने के 15 तारीख के पहले पहले मैं वो पैसा चुका दूंगा बैंक को। सो क्रेडिट कार्ड जो होती हैं, जो हमको क्रेडिट मिलते हैं हमारे क्रेडिबिलिटी को देखते हुए, दैट इज़ पर्सनल क्रेडिट लाइन। मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसमें सबसे पहले जब मैंने लिया था तब उसकी आई थिंक 10 या 50,000 की लिमिट थी, उसके 10-20 हज़ार की लिमिट थी, फिर 50,000 हुई, फिर वो 1 लाख की लिमिट हुई बैंक में, और जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है वैसे वैसे अब जाके वो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है। बैंक्स आपकी लिमिट तभी बढ़ाता है जब बैंक को यकीन हो जाता है कि आप वापस करने में सक्षम हो, आप वो पैसा वापस करोगे, ठीक है। इसके बाद आता है सर इसके बाद आता है आपका वेंडर फाइनेंसिंग। ओके, आपकी बुक में थोड़ा आगे पीछे है, यहाँ पे सीक्वेंस अलग है इसीलिए थोड़ा गड़बड़ है। ओके, सो वेंडर फाइनेंसिंग क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है सर। जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदने का एग्जांपल बताया, आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है, बट आपके पास में पैसा नहीं है, तो आप जहाँ से कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं उस दुकानदार से जाके बात कीजिए और उसको कहिए कि सर अभी मेरे पास में पैसा नहीं है, ये कंप्यूटर मैं ले जाना चाहता हूँ और उससे मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, और जो पैसा कमाऊंगा मैं उससे आपको लौटा दूंगा। वेंडर फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो क्रेडिटर्स आपको मान लो 10 दिन की लिमिट दे रहे थे कि 10 दिन बाद पेमेंट कर देना, वो एक्सटेंड करना यानी अब वो क्रेडिटर मान गया कि चल यार तू 6 महीने बाद में मेरे को पैसा दे देना, 10 दिन के बाद नहीं लेकिन 6 महीने के बाद में मेरे को तू पैसा 1 सेकंड दे देना, ये बोलता है वो क्रेडिट। सो वेंडर खुद आपको फाइनेंसिंग कर रहा है। मैं अगर वो दुकानदार हूँ, मैंने आपको कंप्यूटर दे दिया, पैसे 10 दिन बाद नहीं, आप 6 महीने बाद में दे देना। एक तरह से मैंने जो क्रेडिट एक्सटेंड किया है वो आपकी वेंडर फाइनेंसिंग हो गई। उसके बाद में पीयर टू पीयर लेंडिंग और क्राउड फंडिंग, मोस्टली सिमिलर टर्म्स, बट आपको मैं बताता हूँ पीयर टू पीयर लेंडिंग में क्या होता है, 5-10 लोग ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं, पैसा जमा करते हैं और एक दूसरे को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। मान लो 10 लोग हम जमा हो गए, 2-2 लाख रुपए हमने जमा किए, 20 लाख रुपीस। अब ये 20 लाख रुपीस तो जमा तो हो गए, लेकिन अब जिसको भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो इसमें से पैसा निकाल सकता है और लगा सकता है। ऑब्वियसली उसको उस पर इंटरेस्ट या कुछ तो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ताकि बाकी लोगों को उसका फ़ायदा मिले। यह हो गया पीयर टू पीयर लेंडिंग, मतलब हम एक दूसरे में ही लेंडिंग करते हैं। पीयर टू पीयर, हम जब एक साथ आ रहे हैं तो एक दूसरे को लोन दे रहे हैं,
ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं फंड्स। क्राउड फंडिंग क्या होता है? क्राउड फंडिंग में बहुत सारे लोग आते हैं एक जगह पे, पैसा जमा करते हैं और किसी तीसरे ही पर्सन को, एक दूसरे को नहीं, किसी तीसरे ही पर्सन को वो फंडिंग कराई जाती है। दैट इज कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग। एक बार भीड़, क्राउड का मतलब हिंदी में हम क्या जानते हैं सर? भीड़, ठीक है। वो आएगी एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे आके पैसा जमा कराती है। वो प्लेटफॉर्म आपको फिर फंडिंग करवाता है, पैसा देता है बेसिकली। तो दैट इज कॉल्ड एज क्राउड फंडिंग। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ लास्ट पॉइंट, फैक्टर अकाउंट्स रिसीवेबल। ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा। फैक्टर अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है? इंटर में आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नाम का चैप्टर था, उसके अंदर में रिसीवेबल्स मैनेजमेंट नाम का एक टॉपिक था। फैक्टर अकाउंट्स रिसीवेबल, जो भी आप माल बेचते हो क्रेडिट पे, तो डेटर्स क्रिएट होते हैं। इन डेटर्स से 60 दिन 90 दिन इन टाइम के बाद में, इस टाइम के बाद में पैसा आने वाला होता है। तो ये पैसा जो आपको 60 दिन 90 दिन बाद आने वाला होता है, आप क्या करते हो? ये जो डेटर्स है फैक्टर को बेच देते हो। फैक्टर कुछ काट के आपको अभी के अभी पैसा दे देता है जो 90 दिन बाद आने वाला था। सो एक तरह से आपके पास में फंड्स आ गए जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको, यहाँ पे हम उसको कवर करते हैं। देखो, पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइन, फैमिली एंड फ्रेंड्स, पीयर टू पीयर लेंडिंग। अच्छा, पीयर टू पीयर लेंडिंग में कुछ प्लेटफॉर्म्स में बताता हूँ, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। दिस इज़ लेन देन क्लब, OHMY टेक्नोलॉजीज़, फेयर सेंट हो गया, रुपया एक्सचेंज, लैंड बॉक्स हो गया, I2I फंडिंग, ये सारे पीयर टू पीयर लेंडिंग वाले हो गए। और क्राउड फंडिंग जो है, क्राउड फंडिंग में कुछ जो प्लेटफॉर्म्स है वो है एक मिलाप, इसका नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा। मिलाप है, किटो है, आपके इम्पैक्ट गुरु, विशबेरी, फ्यूअल ड्रीम एंड बिड गिविंग। ऐसे ये कुछ एग्जांपल्स है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के। ये वाले एग्जांपल थे आपके पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के। इसके बाद माइक्रो लोन्स मैंने आपको बता दिया। देखो एक बार फिर से, स्मॉल लोन्स दैट आर गिवन बाय इंडिविजुअल्स एट अ लोअर इंटरेस्ट टू अ न्यू बिजनेस वेंचर। वेंडर फाइनेंसिंग मैंने आपको बता दिया। चलो, परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग भी मैं समझा देता हूँ, वहाँ पे हमने लिखा नहीं था। परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग में क्या होता है? आपकी कंपनी पीओ जनरेट करती है, उसके अगेंस्ट में आप ऐसे इंस्टीट्यूट के पास जाते हो जो फंड्स प्रोवाइड कराती है। नॉट नेसेसरीली बैंक, बैंक भी हो सकती है या दूसरे भी हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम उसको नाम देते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है? वो परचेस ऑर्डर लेगा, उसमें लिखा है कि यार 10 लाख रुपए के कंप्यूटर इनको चाहिए। तो वो फाइनेंसिंग कंपनी डायरेक्ट वेंडर को पेमेंट कर देगी, वेंडर हमको सारे कंप्यूटर्स लाके दे देगा। इसके बाद में हम पैसा देंगे किसको? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंटरेस्ट के साथ में। चलो, ये आपकी बात हो गई यहाँ पे। तीसरा टॉपिक, व्हाट इज पिच प्रेजेंटेशन। मैं ना यूट्यूब पे भी ये वीडियो डालूंगा और यूट्यूब के वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मैं 1-2 लिंक्स डाल दूंगा जहाँ पे रियल लाइफ पिच प्रेजेंटेशन जो हुआ है, ठीक है, ये आई थिंक CNBC पे आता है, टीवी पे, तो वो आपको समझ में आएगा। सो क्या होता है सर, जहाँ जितने भी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में, उनको अगर फंडिंग चाहिए होती है तो कई सारे इवेंट्स होते हैं इंडिया में, मुंबई में, दिल्ली में, जहाँ पे इन्वेस्टर्स एक जगह पे आते हैं और आपका अगर स्टार्टअप है तो आप स्टेज पे आके अपने स्टार्टअप के बारे में बताओ। दैट इज कॉल्ड एज पिच पे आना एंड प्रेजेंट करना। पिच पे आना एंड देन प्रेजेंट करना अपने आइडिया को, अपने स्टार्टअप को। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पिच प्रेजेंटेशन। और आप ये क्यों कर रहे हो? इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए कि वो आपके स्टार्टअप में पैसा डाले। सो इसमें कुछ प्रोसेस होती है, तो आप एग्जैक्टली वो स्टेज पे जाके क्या करते हो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने को, खुद को, आप खुद के स्टार्टअप को, कि आपका स्टार्टअप किस बारे में है। उसके बाद आप बताते हो कि आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं। उसके बाद आप बताते हो कि आपका ये स्टार्टअप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या है। अच्छा, हमारा स्टार्टअप, हम बताएंगे कि इंडिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि ऑटो बार बार पकड़ना पड़ता है और कहीं से कहीं जाना है तो मेरे को थोड़ी दूर तक जाके ऑटो पकड़ना पड़ता है, मेरे घर तक कोई गाड़ी नहीं आती। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, इसका सोल्यूशन निकाला फिर ओला ने, उबर ने। सो ओला उबर आया इज़ द सोल्यूशन टू दिस। उसके बाद मार्केटिंग हम कैसे करेंगे। आपका ये स्टार्टअप समझ में आ गया इन्वेस्टर्स को,
प्रॉब्लम समझ में आ गई, उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया। इन्वेस्टर्स ये भी जानना चाहते हैं कि आप इसकी मार्केटिंग कैसे करोगे। इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि आपने क्या सेट करके, क्या सोच के रखा है कि 1 साल में कहाँ तक पहुँच जाओगे, 5 साल में कहाँ तक पहुँच जाओगे, 10 साल का ड्रीम क्या है, व्हाट आर द माइलस्टोन्स। ओके, कंपटीशन कौन है, आपको ये भी बताना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को कि आपके बिजनेस में मार्केट में और कंपिटिटर्स कौन है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आपके कंपिटिटर्स कौन है और वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। आज अगर मैं फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी शुरू करना चाहूँ तो मेरे कंपिटिटर्स है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनको देखते हुए मेरे को अपना स्टार्टअप शुरू करना है। उसके बाद में आपका बिजनेस मॉडल क्या है ये आपको इन्वेस्टर्स को सामने बैठे हुए बताना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि सर ये मॉडल क्यों वर्क करेगा। और फिर फाइनेंसिंग, यानी कि फिर इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा कि आपको कितने पैसे चाहिए, 25 करोड़ रुपए चाहिए और आप कितना इक्विटी आपकी कंपनी का डाइल्यूट करने के लिए रेडी हो। ठीक है सर, उसके बाद में बूटस्ट्रैपिंग की बात करते हैं। बूटस्ट्रैपिंग क्या है सर, एक बार एक लाइन पढ़ लो, मैं आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो अपने खुद के पैसे लगाना। ओके, an individual is said to be bootstrapping when he or she attempts to found and build a company from personal finances or from the operating revenues of the new company। ध्यान देना, मैं इस लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पर्सनल फाइनेंसेस हमारी सेविंग्स हो गई, या फिर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द न्यू कंपनी, कहीं से पैसा आ रहा है, कोई कंपनी चला के उसमें से पैसा इधर यूज़ कर लो, हमारी ही कंपनी चल रही है, उसी में से पैसा इसी कंपनी में वापस डालता जाओ। बाहर से हम पैसा नहीं ले रहे, हम खुद का ही पैसा इस्तेमाल कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज बूटस्ट्रैपिंग। प्रोफेशनल्स जो एंगेज होते हैं इस बूटस्ट्रैपिंग की प्रोसेस में, उसको बूटस्ट्रैपर्स कहा जाता है। नाउ when we compare this bootstrapping to the venture capital, bootstrapping can be beneficial as the entrepreneur is able to maintain control over all the decision। ध्यान देना, जब आप वेंचर कैपिटल, इसके पहले वाली स्टेप थी पिच प्रेजेंटेशन, उसमें आप वेंचर कैपिटल के पास में ये प्रेजेंटेशन देते हो सामने में स्टेज पे खड़े होके। अगर सब कुछ सही जाता है तो वेंचर कैपिटलिस्ट आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है 25-30 करोड़ रुपए, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन साथ साथ में आपकी कंपनी की ओनरशिप भी ले लेता है कुछ हद तक, 10%, 20%, 50%। बूटस्ट्रैपिंग में एक फ़ायदा क्या है पता है, आपको आपकी कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपने उनका पैसा इस्तेमाल नहीं किया, खुद का पैसा इस्तेमाल किया। सो कुछ बूटस्ट्रैपिंग के मेथड्स में बताता हूँ। ट्रेड क्रेडिट, जैसे वो वेंडर फाइनेंसिंग नहीं था, कंप्यूटर के लिए आप जा रहे हो और वो 6 दिन की जगह 10 दिन की जगह आपको 90 दिन का क्रेडिट दे रहा है, सो दिस इज ट्रेड क्रेडिट। फैक्टरिंग कराना, अपने डेटर्स को बेचना, उससे भी आपके पास पैसा आ जाता है, इसमें आपको कंट्रोल देने की ज़रूरत नहीं है आपकी कंपनी की, और फंडिंग भी हो गई। आप कोई एसेट्स को खरीदो मत, लीज पे लो। मशीन्स वगैरह होती है बड़ी बड़ी 10-10 लाख, 10-10 करोड़ की, खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लीज पे लोगे तो धीरे धीरे करके पैसा लगेगा, और इसमें ओनरशिप तो नहीं देनी पड़ती है आपको कंपनी के अपने। स्टेट टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम, बहुत सारे स्टेट्स डेवलपमेंट के अंदाज से किसी एरिया में अगर आप बिज़नेस लगाते हो, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे अगर आप अपनी कंपनी या फैक्ट्री लगाते हो तो 5 साल तक, 10 साल तक आपसे कोई इनकम पे टैक्स नहीं लिया जाता। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि उस एरिया को डेवलप करना होता है। सो ये जो टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम होते हैं, इनसे फ़ायदा लेके भी आप उतना जो टैक्स का पेमेंट बचा सकते हो। कहीं और बिजनेस लगाते तो टैक्स देना पड़ता गवर्नमेंट को, वो नहीं देना पड़ा, एक तरह से आपके लिए फंडिंग हो गई। लास्टली फ्री और डिस्काउंटेड रिसोर्सेज जितने भी है, जैसे गूगल का इस्तेमाल करो, ठीक है, गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं हम, ऐसे फ्री रिसोर्सेज जितने भी मार्केट में अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करके भी आप अपना काम चला सकते हो। आगे बात आती है सर एंजल इन्वेस्टर्स की। हु आर द एंजल इन्वेस्टर्स, एक सेकंड ना, ये एंजल इन्वेस्टर्स कौन है, ध्यान देना। ये इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस के एकदम शुरुआती दौर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टर्स खुद का पैसा लगाते हैं, दूसरों से लिया हुआ पैसा नहीं लगाते। वेंचर कैपिटल जो होता है ना, ये वेंचर कैपिटल अगर है तो इसमें दूसरों का पैसा, बहुत सारे लोगों ने आके अपना पैसा डाला है और ये वेंचर कैपिटल अब दूसरी जगह पैसा लगाता है। बट एंजल इन्वेस्टर्स में क्या होता है, सिंगल पर्सन होता है। जैसे मैं मयंक कोठारी ने आपके स्टार्टअप में अगर पैसा लगाया है इनिशियली आपके आइडिया को ऊपर उठाने के लिए, सो मैं आपके लिए एक तरह से एंजल हो गया, ठीक है। सो एंजल को क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, मसीहा बोल सकते हो आप, मतलब आप एंजल का प्रॉपर वर्ड मत लो, वो यहाँ पे काम का नहीं है, बट आपके लिए उस टाइम पे मैं ऐसा इंसान ठहरा कि
जिसने आपके बिजनेस को आगे बढ़ाया। सो दैट इज एंजल इन्वेस्टर्स। ओके, इसमें एक चीज़ याद रखना, यूज़ देयर ओन मनी अनलाइक वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट दूसरे का पैसा इस्तेमाल करते हैं, हम खुद का पैसा लगाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स नॉर्मली क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे को इन्वेस्ट करने जाना है तो मैं क्या बोर्ड लगा के खड़ा रहूँगा रास्ते पे कि किसी को पैसा चाहिए क्या, एंजल इन्वेस्टर्स यहाँ पे खड़ा है ना। मैं एक प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जो हमने देखे, वहाँ जाके मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा। जब एक बंदा अपना अकेले का पैसा, खुद का पैसा लगाता है, दैट इज़ एंजल इन्वेस्टर्स। ओके, ये छठवें पॉइंट पे आने के पहले मैं कुछ और टॉपिक्स है वेंचर कैपिटल से रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमने बूटस्ट्रैपिंग देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 हमने एंजल इन्वेस्टर देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं सर वेंचर कैपिटल फंड की। वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? काफ़ी टाइम हो गया, 20 मिनट, चलो फटाफट ख़त्म करेंगे, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली करते क्या हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि नई नई कंपनीज़ को फाइनेंसिंग या फंड्स प्रोवाइड करते हैं। सो फाइनेंस करते हैं ये लोग नए कंपनीज़ को जो कि रैपिडली ग्रो हो रही है। ओयो, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन तो खैर अब पुरानी हो चुकी है। तो ये जो सारे नए नए वेंचर आए ना, ये आपका स्विगी, जोमेटो, इनमें वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगाया हुआ है, इन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की है। वो परचेज करते हैं इक्विटी सिक्योरिटीज़। इसका मतलब वेंचर कैपिटल वालों ने जैसे ही पैसा लगाया इन सारी कंपनीज़ में, उन कंपनीज़ की ओनरशिप कुछ हद तक ले ली। अब ओला या आप जैसे ओयो है रितेश अग्रवाल का, तो आप ये मत सोचो कि 100% ओयो अब रितेश अग्रवाल के पास में है, नहीं सर, कुछ हिस्सा ओनरशिप अब वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में जा चुका है क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है उस कंपनी में। वेंचर कैपिटलिस्ट से काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। अगर मेरा स्टार्टअप वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाता है तो वो उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनका नेचर क्या होगा, उस पैसे का नेचर क्या होगा? सबसे पहला नेचर लॉन्ग टाइम होराइजन। वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा डालने से पहले पता होता है कि ये जो पैसा हम डाल रहे हैं ये शायद 4 साल, 5 साल, 10 साल तक वापस नहीं मिलेगा और ना ही इस पर कोई रिटर्न मिलेगा। बट 10 साल के बाद में हो सकता है मेरे 4 करोड़ का 40 करोड़ मुझे मिल जाए, मे बी पॉसिबल, या फिर पूरा का पूरा डूब गया। दैट इज द रिस्क। सो सबसे पहले लॉन्ग टाइम होराइजन होता है। दूसरा लैक ऑफ लिक्विडिटी। आपने एक बार अगर 4 करोड़ रुपए उस स्टार्टअप में डाल दिया, आप कौन हो? वेंचर कैपिटलिस्ट। आपने अगर 4 करोड़ रुपए उस स्टार्टअप में डाल दिया तो भैया फिर भूल जाओ। आपको लगता है कि 1 साल बाद में मैं 1 करोड़ रुपए निकाल लूँ या 50 लाख रुपए निकाल लूँ, नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो पैसा लग चुका है। सो देर इज अ लैक ऑफ लिक्विडिटी। ना ही आपको वो हर साल कुछ रिटर्न कमा के देगा, डायरेक्ट 10 साल या 5 साल बाद में आपको रिटर्न मिलेगा, बट जब भी मिलेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा। हाई रिस्क। वेंचर कैपिटलिस्ट जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में तो वो स्टार्टअप होता है, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वो बंदा कैसे काम करेगा, वो आइडिया काम करेगा कि नहीं करेगा, पेपर पे बहुत अच्छा है लेकिन रियलिटी कुछ और हो सकती है। और अगर वो बिजनेस नहीं चला तो आपका पैसा डूब गया। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट ने स्नैपडील में पैसा लगाया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, क्या हुआ? स्नैपडील आज की डेट में बहुत बुरी हालत में, सो उनका पैसा डूब गया। रिस्क। इक्विटी पार्टिसिपेशन। जब भी वेंचर कैपिटल वाले पैसा लगाते हैं आपके स्टार्टअप में तो कुछ हिस्सा आपकी कंपनी का उनके पास भी चला जाता है। सो दे पार्टिसिपेट इन द इक्विटी शेयर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डिस्कस करते हैं सर कि इंडिया में वेंचर कैपिटलिस्ट का स्ट्रक्चर, वेंचर कैपिटल फंड्स का स्ट्रक्चर कैसा है। रियल लाइफ अलग, मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। 2-3 चीज़ें ध्यान देना। यानी आपका अगर स्टार्टअप है और आप किसी इंडियन कैपिटल फंड से, इंडियन फंड से या वेंचर कैपिटलिस्ट से अगर पैसा उठाते हो तो वो हो गए आपके लिए डोमेस्टिक फंड्स। इंडियन कंपनी ने इंडिया से ही पैसा उठाया, ठीक है, ये मेरा पैसा है, मान लो मयंक कोठारी ने आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज डोमेस्टिक फंड फॉर यू। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट दूसरा सवाल आता है ऑफशोर फंड्स। यानी हमारी कंपनी में अगर कहीं बाहर से पैसा आया हुआ है, दैट इज ऑफशोर फंड। सो ध्यान देंगे 2-3 चीज़ें। ऑफशोर फंड बाहर यानी इंडिया के बाहर से। ऑफशोर फंड के भी 2 और टाइप्स हैं, ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड यूनिफाइड स्ट्रक्चर। अब मैं आपको ना थोड़ा सा डायग्राम के साथ समझा देता हूँ ये 3 चीज़ें, तो कहानी खत्म हो जाएगी।
ध्यान देना, हमने बोला डोमेस्टिक, हमने बोला ऑफशोर। इंडिया से ही रेज किया है हमने अगर फंड, तो दिस इज डोमेस्टिक। सो इंडियन पार्टी होगी कोई भी या कोई कंपनी होगी, ठीक है। तो अगर इंडिया से ही रेज किया दैट इज डोमेस्टिक फंड। लेकिन यहाँ पे दो टाइप आते हैं, दिस इज ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड दिस इज यूनिफाइड स्ट्रक्चर। अब ध्यान देना, अगर आपकी कंपनी में सीधा कोई बाहर वाली कंपनी आके पूरा इन्वेस्टमेंट करती है दैट इज ऑफशोर स्ट्रक्चर। बट ठीक है, यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ पैसा आपका बाहर से आता है और कुछ पैसा डोमेस्टिकली आता है। और ये पैसा देखो यहाँ, हाँ यह है स्टार्टअप, यह है स्टार्टअप, यह है स्टार्टअप। सो ध्यान देना, इस स्टार्टअप में पैसा कहाँ से आया, इस इंडियन पार्टी ने डाला तो डोमेस्टिक पैसा भी लग गया, और बाहर वाली पार्टी ने पहले एक ट्रस्ट बना के उसमें पैसा डाला और फिर ये आपके पास में कंपनी में आया। सो इस पर्टिकुलर केस में, तीसरे वाले केस में यूनिफाइड स्ट्रक्चर कहा जाएगा, दिस इज ऑफशोर स्ट्रक्चर कहा जाएगा एंड दिस इज डोमेस्टिक फंड्स, ठीक है। और डिटेल में हमने एग्जाम्पल देखा था जब हमने पढ़ा था इसको, तो मैं अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद क्या एडवांटेजेस है अपनी कंपनी में वेंचर कैपिटल का पैसा लाने का। सर नुकसान क्या है पता है, आपकी कंपनी को, आपकी ओनरशिप जो है कंपनी की कुछ हद तक कम हो जाएगी क्योंकि वो लोग ओनर बन जाएंगे उस हद तक। बट फायदे हैं आपकी कुछ फायदे क्या है वो आप ध्यान देना, मैंने समराइज किया होगा तो अगले पेज पे लेके चलता हूँ सीधा, नहीं किया, चलो ठीक है, फिर मैं मार्किंग करते जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहले तो सर आपके पास में एक सॉलिड कैपिटल बेस आ जाता है। फ्लिपकार्ट इतने जल्दी पूरे इंडिया तक कैसे पहुंचा, ओला उबर कैसे पहुंचा, पैसा लगता है सर मार्केटिंग और हर जगह लोग खड़े करने के लिए, स्विगी जोमेटो, और आपके पास में इतने हज़ार करोड़ होते नहीं हैं और तब जाके आपको इनका पैसा लगता है। सो एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस इज़ द एडवांटेज। उसके बाद में वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी कंपनी में रिस्क भी शेयर करते हैं और रिवॉर्ड्स भी शेयर करते हैं। अगर वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपको पैसा दिया है दैट मीन्स अब उनका पैसा भी खतरे में है, मिला तो फ़ायदा उनको भी आपको भी, नुकसान हुआ तो उनको भी आपको भी, उन्होंने शेयर किया है आपके साथ में। जो बोलते हैं ना हम दुख में भी और सुख में भी साथ होते हैं, वो कौन है सर, वेंचर कैपिटलिस्ट। एक सेकेंड ना, ध्यान देंगे। इसके बाद में वेंचर कैपिटलिस्ट आपको प्रैक्टिकल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने सिर्फ आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, दूसरी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, हिस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट किया। आप तो अभी नए नए आए हो मार्केट में, तो ये लोग आपको असिस्ट करते हैं। इसके क्योंकि इनका भी पैसा लगा हुआ होता है, इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। अगर मान लो आपने जैसे एग्जांपल के तौर पे ज़ोमैटो खोला, ठीक है, ज़ोमैटो है, ज़ोमैटो से लाखों करोड़ों लोग ऑर्डर करते हैं, ये सारा डेटाबेस उस वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में। अब अगर कोई और कंपनी खोलती है, मान लो ज़ोमैटो जैसा मैं खोल लेता हूँ, और वही वेंचर कैपिटलिस्ट मेरी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो सारा डेटाबेस का फ़ायदा मुझे मिलेगा। नेटवर्क, इन लोगों के नेटवर्क होते हैं रतन टाटा से, मुकेश अंबानी से, तो कहीं अगर हेल्प लगती है आपके स्टार्टअप को वहाँ तक पहुँचने में, ये लोग आपकी मदद करेंगे, आप अकेले नहीं कर सकते थे। ये आपको एडिशनल राउंड्स ऑफ फंड प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका प्लान सक्सेसफुल रहा, 1000 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, वो आपको और 500 करोड़ रुपए ला के देंगे, लेकिन आपकी कंपनी आगे बढ़ती रहेगी। इसके बाद में ठीक है, आईपीओ में अगर आपको लिस्टिंग करवानी है, आगे जाके आपकी कंपनी सक्सेसफुल होती है, स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है, कंपनी बनती है और आपको अब पब्लिक लिस्टिंग करनी है, एग्जिट प्लान है, तो इसके लिए वेंचर कैपिटलिस्ट भी आपकी हेल्प करते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स। उसके बाद में सर कुछ स्टेजेस ऑफ फंडिंग में बताता हूँ आपको। वेंचर कैपिटल वाले एक साथ सारा पैसा नहीं दे देते। सबसे पहले वो आपको सीड मनी देंगे, आपके आइडिया को एक
स्टार्ट मिलने के लिए, पुश मिलने के लिए। आप आइडिया पे खर्चा करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, कुछ पैसे लगते हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? सीड मनी। आपका आइडिया काम किया, अब स्टार्टअप मनी आएगा, जिसमें आप मार्केटिंग करोगे, थोड़ा सा आप अपना प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। जैसे आप कोई ऐप बनाना चाहते हो ऊबर का, ठीक है, तो सबसे पहले आइडिया के लिए पैसा लगा कि हम लोगों ने लोगों को जा के पूछा। मैंने क्या किया, मान लो मेरे को ओला ऊबर खोलना है, तो मैंने लोगों को जा के पूछना है। पूरे इंडिया में मैं सिर्फ 1 महीने के अंदर में 1 लाख लोगों को पूछना चाहता हूँ कि सर कैसे हो, तो मेरे को लोग भेजने पड़ेंगे जगह जगह पे। उसके लिए लगने वाला पैसा सीड मनी से आएगा। ठीक है, आइडिया वर्कआउट किया, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, अब मेरे को मेरा प्रोडक्ट डेवलप करना है, ऐप बनाना है एक, तो उसके लिए स्टार्टअप का पैसा लगेगा। वो अब आईटी वालों को पैसा देने के लिए अब वेंचर कैपिटल वाले और पैसा डालेंगे उसमें। सो दिस इज मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड पैसा। ठीक है, एक बार डेवलप हो गया, उसके बाद आपको सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग फंड्स आपको मिलेंगे। ये फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग मिलेगी। ठीक है, सीड मनी, स्टार्टअप मनी, उसके बाद फर्स्ट राउंड। अब आप बेचना चालू करोगे। वर्किंग कैपिटल, सर अर्ली स्टेज पे आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, ये सेकंड राउंड होगा। ठीक है, अभी तक प्रॉफिट में आप टर्न नहीं हुए। ठीक है, अभी तक प्रॉफिट आपने कमाया नहीं है। सो वर्किंग कैपिटल के लिए लगने वाला पैसा सेकंड राउंड। थर्ड राउंड में आप अपनी कंपनी को एक्सपांड करते हो। जैसे ओला उबर आज की डेट में सेट हो चुके हैं, अब ये लोग एयरपोर्ट वालों से टाई अप करना चाहते हैं, तो उनको अगर पैसा देना है, वहाँ पे कुछ खर्चा करना है, तो ये थर्ड राउंड में आएगा, क्योंकि हम आप एक्सपांड करना चाहते हैं। और फोर्थ राउंड में आता है पब्लिक। अगर आपकी कंपनी अब पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनना चाहती है, तो उसके लिए जो भी प्रोसीजर है, जो भी पैसा लगता है, दैट इज़ द लास्ट राउंड। सो दिस इज फोर्थ राउंड। सीड मनी, स्टार्टअप मनी, फर्स्ट स्टेज मनी, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज। सो मैं आपको फोर्थ स्टेज पे पब्लिक, अच्छा स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सीड मनी कब? आइडिया को प्रूव करने के लिए। स्टार्टअप मनी कब? जब आप प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हो। फर्स्ट स्टेज कब? जब आप सेल्स करना चाहते हो। सेकंड स्टेज कब? जब वर्किंग कैपिटल के लिए उस पैसे की ज़रूरत है। थर्ड स्टेज कब? जब आपको एक्सपांशन करना होता है। फोर्थ स्टेज कब आती है सर? जब आपको आईपीओ मार्केट में लाना होता है, और ये एग्जिट पॉइंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है? बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं अभी अब फटाफट यहाँ से चलता हूँ। सबसे पहले तो डील ओरिजिनेट होगी, कोई आएगा, आपको पैसा चाहिए, आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में आओ, बताओ, डिटेल्स बताओ। ठीक है, और वेंचर कैपिटलिस्ट की टीम में जो भी लोग कंसर्न पर्सन होंगे, वो आपकी बात को सुनेंगे। वो पता लगाएंगे कि कौन से सेक्टर पे ये फोकस करता है आपका स्टार्टअप। आपको पैसा चाहिए ना वेंचर कैपिटलिस्ट से, आपके कौन से सेक्टर पे फोकस करता है? एजुकेशन सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, बहुत सारे सेक्टर है। आपका बिजनेस फोकस कहाँ है, प्रोमोटर का फोकस कहाँ है, टर्नओवर फोकस क्या है, सारा आपका डिटेल देंगे। ठीक है, इसके बाद में सेकंड स्टेप आती है स्क्रीनिंग। यहाँ क्या हुआ है? अभी तक डील ओरिजिनेट हुई है, पता चला है कि इन लोगों को पैसा चाहिए। अब स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग होगी इसका मतलब मैं वेंचर कैपिटल की कंपनी हूँ, ठीक है, मेरे पास में आपके जैसे 10 लोग और आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी डील के बारे में बताया, तो मेरे पास में 10 अप्लीकेशंस हैं, इनकी मैं स्क्रीनिंग करूंगा। मेरे पास अब दूसरी टीम है, वो लोग इन 10 एप्लीकेशंस को गो थ्रू करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि इन 4 में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन 4 का ड्यू डिलीजेंस होगा, क्योंकि उसमें जितना भी लिखा है वो सही है क्या, ये ड्यू डिलीजेंस वाली प्रोसेस में आएगा। ठीक है, इसके बाद में इन 4 में से 1 या 2 सिलेक्ट किए जाएंगे कि ठीक है, अब ये सब सही लग रहा है, इनमें पैसा डाला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बुला के आपके साथ बैठ के डील स्ट्रक्चर की जाएगी कि बताओ 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो 1000 करोड़ रुपए के लिए कितना इक्विटी देने को तैयार हो। अब ये एक्चुअल में डील हो रही है वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप वाले ओनर्स के बीच में। अभी तक तो बैकएंड में काम चल रहा था 3 स्टेजेस तक। चौथे स्टेज में हमारे बीच में डील स्ट्रक्चर होगी, डील एक्चुअल में फाइनलाइज होगी, और उसके बाद में पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। डील फाइनलाइज हो गई, हमने पैसे दे दिया, आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया। अब धीरे 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 हम चाहेंगे सर वेंचर कैपिटलिस्ट कि आप हर साल हमको बताते रहो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल हुआ, कहाँ पे पहुँचे, क्या खर्चा हुआ। आप हर साल हमको बताते रहो कि सर आपकी मतलब आप हमको MIS रिपोर्ट देते रहो, आप हमको सारी चीज़ें बता रहे हो कि माइलस्टोन जो है आपका अचीव हुआ कि नहीं, आपने ये सोचा था और क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। दिस इज पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। कूल, ठीक है। और लास्टली होता है सर एग्जिट प्लान।
एग्जिट प्लान में वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है, आपकी कंपनी को तैयार करता है आईपीओ के लिए। अब आपका मार्केट में आईपीओ आएगा, आपके शेयर मार्केट में बिकेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेगी, पब्लिक आपको पैसा देगी आपकी कंपनी में, और हम हमारा पैसा जो भी डील हुआ था लेके चले जाएंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट को इतना ही लेना देना होता है, 10 करोड़ का 400 करोड़ बनाना है, निकल जाना है, फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से डेफिनेशन क्या है सर? बहुत ही सिंपल सी बात। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने अगस्त 2019 में मटेरियल अपडेट किया, उसमें भी उन्होंने गलत लिखा है, उसमें उन्होंने 5 साल लिखा है आई थिंक, जो कि अभी 10 साल हो चुका है। आप अगर वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, पहले तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा, ठीक है। किसी भी इनिशिएटिव को स्टार्टअप कब कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दी है। सबसे पहले तो उस कंपनी को शुरू हुए 10 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं अभी तक, तो वो स्टार्टअप कहलाया जा सकता है। 8 साल की कंपनी को स्टार्टअप कहा जा सकता है, यस सर। 11 साल की, नो सर। इसके बाद में वो कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, या एलएलपी होनी चाहिए। पब्लिक लिमिटेड चलेगी क्या? नहीं सर। शुड हैव एन एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। उसका पिछले कोई भी साल में इनकॉर्पोरेशन से लेके अभी तक किसी भी वर्ष में उसका रेवेन्यू 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ हो, ठीक है। उसका रेवेन्यू 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ होना चाहिए। 100 करोड़ से ज़्यादा यानी 100 करोड़ एग्जैक्ट है तो चलता है, फिर भी डेफिनेशन में आ जाएगा, कोई भी एक साल में भी नहीं। ओके, एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्चरिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रतन टाटा ने अपनी कंपनी के 10 टुकड़े कर दिए, मतलब 10 हिस्सों में बांट दिया, स्प्लिट अप कर दिया, और वो जो एक नया कंपनी बन के तैयार हुआ है वो तो 2 साल का ही होगा, मान लो, चलो 1 साल का ही होगा, 10 साल भी पूरे नहीं हुए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया है, 100 करोड़ का टर्नओवर भी नहीं आया, तो क्या वो स्टार्टअप कहलाएगा? नहीं सर, क्योंकि वो चौथी कंडीशन फुलफिल नहीं करता, वो स्प्लिट अप करके बनाई हुई कंपनी है, वैसी कंपनीज नहीं चलती। रिकंस्ट्रक्चर करके बनाई हुई कंपनीज नहीं चलती। एंड इट शुड वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, आइडियाज, चीज़ों को और आसान बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उस स्टार्टअप ने काम करना चाहिए। सो इट शुड वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, एंड हैव अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विथ हाई पोटेंशियल। किसके लिए? वेल्थ जनरेट करने का आपके पास में हाई पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, और एम्प्लॉयमेंट भी आप जनरेट करते हो। जो भी इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन होगी सर, मैं आपको पहले तो इनकी बता देता हूँ। देखो, startupindia.gov.in, इस पे आपको जाना पड़ेगा। इंटरनेट का प्रॉब्लम है, चल गया। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे ना, थोड़ा स्क्रॉल करना नीचे में और यहाँ पे क्लिक करना हाउ टू गेट रिकॉग्नाइज्ड, तो एक नया टैब आपका खुलेगा और उसमें आपको डेफिनेशन मिलेगी। थोड़ा सा लोड होने दो उसको। देखो यहाँ पे कंपनी की एज 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 साल भी चलती है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप हो या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी, एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए, स्प्लिटअप वगैरह से काम किया हुआ या रिकंस्ट्रक्चर से नहीं चलेगा, और इनोवेटिव आपका आइडिया होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, जो एक्सपांड किया जा सकता है, जनरेट भी करेगा एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे। रिसेंट में स्विगी को आई थिंक वो स्विगी ये कोई अवार्ड मिला था या कुछ मिला था कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है स्विगी ने, या फिर ऐसा कुछ तो है, ठीक है सर। तो आपको
समझ में आया? इज़ योर कंपनी स्टार्टअप, लेटेस्ट डेफिनेशन यही है, और ये डेफिनेशन अभी की नहीं, ये आई थिंक 4-5-6 महीने हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट ने, सॉरी, गवर्नमेंट ने डेफिनेशन बदले, बट इंस्टीट्यूट ने अपने बुक में नहीं बदला। तो हम क्या करें सर, जब तक बुक में 5 साल लिखा है वही आप पढ़ेंगे और वही आप लिखेंगे। बट मेरा सजेशन है आप वो भी डेफिनेशन लिखो और ये भी डेफिनेशन लिखो, इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स ज़रूर देगा। बट एग्ज़ाम के लिए वो डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है जो अभी तक सिलेबस में है। इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, सही को भी गलत दे सकती है। चलो ठीक है, कुछ बेनिफिट्स है स्टार्टअप इंडिया में शुरू करने के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो इनिशिएटिव है, कि आपको एक तो सिंपल प्रोसेस रहेगी आपके स्टार्टअप, बहुत सारी चीज़ों के को जो बेनिफिट मिलेगा वो बहुत सिंपल कर दिया जाएगा। आपको ऑपरेशन बहुत सिंपल, मतलब आप पे ना ज़्यादा लोड नहीं डाला जाएगा। आपकी कॉस्टिंग रिड्यूस होगी, बहुत सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट अलाउ करेगा कि कम कॉस्ट में आप चीज़ें खरीद सकते हैं। आपको फंड्स जल्दी मिले इसकी भी कोशिश करेगा, और बार बार आपका क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे लिखा होगा ना, इनकरेज बैंक, नहीं यहाँ नहीं लिखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर जगह जगह पे कोशिश करेगी कि ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज किया जा सके जहाँ से जिनके पास पैसा है वो आपकी स्टार्टअप में पैसा डाले। ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे दोनों लोग आके मदद करें। टैक्स हॉलीडे दिया जाएगा 3 साल तक का। फिर टेंडर्स के लिए स्टार्टअप्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। R&D फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। कोई टाइम कंज्यूमिंग कंप्लाइंसेस आपके लिए ज़्यादा नहीं रखे जाएंगे। अगर आपका स्टार्टअप है तो इतने सारे जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी स्टार्टअप को, वो सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स सेविंग हो गया, आप बहुत सारे प्लान्स ये सारे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टार्टअप फाइनेंस चैप्टर। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। एक बार मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हमने देखा। वेंचर कैपिटल वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो मैंने स्टार्टअप फाइनेंस वाले चार्ट में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो पोर्टफोलियो वाले चार्ट में, सेकंड चार्ट में या थर्ड चार्ट में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो जानबूझ कर डबल नहीं किया। सो स्टार्टअप फाइनेंस में मीनिंग, सोर्सेस ऑफ फंडिंग देखा, पिच प्रेजेंटेशन देखा, बूटस्ट्रैपिंग देखा, एंजल इन्वेस्टर देखा, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव देखा, बेनिफिट्स भी देखा। इसके अलावा वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, वेंचर कैपिटल के फ़ायदे क्या है, वेंचर कैपिटल के टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, ऑफशोर, डोमेस्टिक, वेंचर कैपिटल फंड की प्रोसेस क्या है, डील ओरिजिनेट होती है, फिर आपकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद में स्क्रीनिंग के बाद में क्या था, थर्ड स्टेप थी डील ओरिजिनेट होगी सर। डील, एक बीच में मैं स्टेप भूल रहा हूँ क्या, एक बार देखने तो, एंड टाइम पे ना बहुत बार याद नहीं आता। ठीक है, सॉरी, स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस होगा, एक्चुअल में पता लगाया जाएगा, फिर डील स्ट्रक्चर होगी, और लास्टली आपका पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है, उसके बाद एग्जिट प्लान। डेफिनेशन हमने देखा, सब कुछ कवर हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टार्टअप फाइनेंस, द एंटायर चैप्टर हैज़ बीन कवर्ड, गो एंड एंजॉय दिस इज़। अगर आपने इतना कर लिया तो सर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमने कवर किया हुआ है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा यूट्यूब पे, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपने वीडियो लेक्चर्स में ये वीडियो देखा है तो ज़रूर मेरे को मेल कीजिएगा mayank.kothari@conferencer.in पे। पता चलेगा कौन कौन आखिरी तक पहुँचता है सर, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। बाय बाय।